हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लास। तो हम अपने ओसी में आज ओसी का लेक्चर लेंगे और ओसी में हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसके ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स हमने ले लिए हैं, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में समझा कि एंटरप्रेन्योर एक लीडर होता है, एक मोटिवेटर होता है, एक इनोवेटर होता है, क्रिएटर होता है, उन मार्केट में कुछ नया लेकर आता है, कंज्यूमर्स को कुछ नई चीज़ें देता है, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, आसपास के रिसोर्स को इस्तेमाल करके, नए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के साथ। यानी कुल मिला के उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है एंटरप्रेन्योर में। बिजनेस को चलाने की, आगे बढ़ने की, हाईली पॉजिटिविटी के साथ चलता है, पॉजिटिव माइंड रखता है, आगे फ्यूचरिस्टिक भी होता है, आगे की तक की सोचता है। तो कई सारे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसके मेरिट्स पढ़े, पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो आपके इस चैप्टर का टाइटल भी है। तो एंटरप्रेन्योर तो हमने सब पढ़ा, अभी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बताइए, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सोचो सोचो सोचो, स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, कभी सुने होंगे एंटरप्रेन्योरशिप। चलो मैं ही बताता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, एक टीचर होता है ना, टीचर एक पर्सन है, एक है पर्सन यानी इंसान है ना, पर्सन मतलब इंसान, आदमी, इंसान, टीचर। उसी तरह एंटरप्रेन्योर भी है, क्योंकि हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योर पॉजिटिव वाला माइंड वाला होता है, इनोवेटर होता है, यही सब पढ़ा ना उन्होंने। यानी वो कोई इंसान होता है, एंटरप्रेन्योर मालिक होता है बिजनेस का, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को चलाता है, कुछ नया लेके आता है, राइट। उसी तरह से जब टीचर पढ़ाता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम है टीचिंग। क्या नाम है? टीचिंग। ये तो जानते ही होंगे आप लोग, टीचर जो पढ़ाता है या जो काम करता है उसको टीचिंग बोलते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा आप क्या करते हो, बोलो टीचिंग करता हूँ, यही बोलूँगा ना, टीचर हूँ, टीचिंग करता हूँ। यानी मेरी एक्टिविटी क्या है, मेरा प्रोसेस क्या है, टीचिंग। उसी तरह से जब एंटरप्रेन्योर को कोई पूछता है भाई क्या करते हो, तो वो कहेगा एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहेगा कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा काम है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि कुछ नया सोचना, नया मार्केट में लाना, कस्टमर्स को कुछ नया देना, कुछ क्रिएटिव करना, पॉजिटिव सोचना, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट रखना। सिंपल भाषा में जिस तरह टीचर अपने जो भी काम करता है उसको टीचिंग बोलते हैं, जैसे नोट्स बनाना, एग्ज़ाम्स लेना, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाना, नए नए तरीके ढूंढना पढ़ाने के, नए नए एग्जाम्पल्स ढूंढना होता है ना। देखो दोनों सिमिलर ही एक तरह से देखा जाए तो। बच्चों को भी नए नए एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। अगर मैं आपको हर बार एक ही एग्जाम्पल दूँ तो आप बोर हो जाओगे या फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, टीचर का एक तरीका ज़रूर होता है, राइट। वैसे एंटरप्रेन्योर भी हो हमेशा कुछ नया सोचता है, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहे हैं, मार्केट बदल रहे हैं कंटिन्यू, टाइम टू टाइम लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं, लोगों के तौर तरीके बदल रहे हैं, रहन सहन के सब पैटर्निंग चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से एंटरप्रेन्योर भी हमेशा कुछ नया करता है। तो एंटरप्रेन्योर जो करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को कुछ अच्छा देने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, यानी बिजनेस से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी करते हैं वो सब एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं। वो सब एंटरप्रेन्योर करता है और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि टीचर है, और टीचर जो भी करता है उसको बोलते हैं टीचिंग। ठीक है, चलो। तो आइए कंपेरेटिवली तो समझ गए होगे। यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस का नाम है जो कौन अदा करता है, एंटरप्रेन्योर। यानी वो जो भी करता है उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। यस, ये एंटरप्रेन्योर जो ओनर होता है, बिजनेस जो बिजनेस ओपन करता है, उसका एक पर्पस होता है ना। क्या होता है? पर्पस होता है। और वो ओनर कोई अकेला भी हो सकता है, एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल, इसका मतलब पार्टनर्स। बिजनेस के दो तीन स्वरूप हैं, दो तीन टाइप्स हैं, जिसमें से एक सोल ट्रेडिंग होता है, यानी उसमें एक ओनर होगा। फिर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कई सारे ओनर्स होंगे, ये भी एंटरप्रेन्योर है। क्या करते हैं? अंडरटेक टू इनिशिएट, यानी कि वो कोई काम लेते हैं या कोई नया काम सोचते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, यानी उसमें रिसर्च करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ नया सोचते हैं, इनिशिएट यानी कुछ नया स्टार्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसको कहाँ तक ले जाते हैं? प्रॉफिट तक। कैसे? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करके इकोनॉमिक लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं, उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन,
मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ देखते हैं, वो सारी एक्टिविटी करके वो कहाँ तक पहुँचते हैं, प्रॉफिट। क्योंकि किसी भी कंपनी का अल्टीमेट गोल जो होता है प्रॉफिट होता है। तो ये जो भी हो रहा है प्रॉफिट पाने के लिए जो भी एक्टिविटी हो रही है सब एंटरप्रेन्योरशिप है। क्योंकि प्रॉफिट पाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब प्रोसेस है। क्या है वो प्रोसेस? या लिखा है ना पर्पसफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। यानी एंटरप्रेन्योरशिप एक सोची समझी तैयारी होती है, पहले से प्लान की गई एक्टिविटीज, एक्शंस होते हैं। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है फर्स्ट चैप्टर्स में, मैनेजमेंट फंक्शंस में हमने पढ़ा कि बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग से ही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग से ही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो जाता है। और वो कहाँ ख़त्म होता है? जब तक प्रॉफिट ना हो जाए तब तक। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और आपको एक और चीज़ बता दो, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जैसे इंसान हो गए, इंसान जिंदा, सीधी बात हम जिंदा लोग हैं, तो हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग थिंग। और जो फीचर्स हम पढ़ते हैं, फीचर्स हम हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। फीचर्स ऑफ ट्री, फीचर्स ऑफ बिल्डिंग, फीचर्स ऑफ ब्ला ब्ला, राइट। चलो ये बस डिफरेंस था, इसका कोई लेना देना नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, देखो लिखा है प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी कहा एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया बिजनेस सेटअप करेंगे। शुरू में तो यही होता है सबसे पहले, क्योंकि हम मार्केट में कुछ नया लेकर आ रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस करियर बाय बिल्डिंग द मार्केट ऑप्शंस। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसमें एक बंदा आता है अपना अलग दिमाग लेके, और अलग दिमाग लेके वो डिसाइड करता है कि अब मैं बिजनेस में करियर बनाऊंगा। क्या करके? फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शंस, यानी मार्केट में ऑप्शन ढूंढता है कि क्या मार्केट में गैप है, सबसे बेस्ट क्या हो सकता है मार्केट में। जैसे मान लो देखो MBA चाय वाला, चाय तो बहुत पहले से बिक रही है, बिक रही कि नहीं बिक रही है? बचपन से देख रहे चाय बिक रही है, घर में चाय बनती है, दुनिया में चाय बन रही है। आज जहाँ मैं पला बड़ा हूँ हमेशा देखा हूँ, वहाँ पे नाके पे चौराहे पे चाय वाले हैं, आज भी वहीं हैं, 20-25 साल से बेच रहे हैं। हम पैदा नहीं तो उससे भी पहले से बेच रहे हैं, लेकिन वहीं पे हैं। लेकिन MBA चाय वाला कुछ तो एक्स्ट्रा, कुछ तो अलग किया ना। आज इनिशियल लेवल पर उसने इतनी मेहनत की, चाहे जो भी किया हो, बेसिक लेवल की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई भी तो की है, बोलचाल ठीक ठाक है, लोगों को जोड़ने आता है, रिलेशन मेंटेन करने आता है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। यही तो एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्डर, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो वो भी पढ़ लो। कॉमर्स के बच्चों को बिजनेस के बहुत सारे लोगों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक। MBA चाय वाला आजकल बहुत ट्रेंड में है। ट्रेंड में क्यों है भाई? सबसे पहले तो पॉपुलर हो गया है, उसके आइडियाज़, उसकी बातें लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर, ओके तो हमने पढ़ लिया। तो नया मार्केट में नई ऑप्शन ढूंढता है, मोबाइलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। हम मार्केट में ऑप्शन ढूंढ लिए, हमने तय भी कर लिया कि ये प्रोडक्ट बनाना है, ये सर्विस बनानी है, ये सर्विस लोगों को देनी है। तो वो सब चीज़ें आएंगी कहाँ से? अगल बगल अवेलेबल रिसोर्सेज से। अब इसको कुछ ऐसे समझ लो कि मुझे लैपटॉप बनाना है, तो लैपटॉप के लिए क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, उसका मतलब जो भी बॉडी प्लास्टिक की होती है जनरली, ठीक है, मेटल लगेगा। मदरबोर्ड चाहिए, पूरा मदरबोर्ड बनाना है, उसका अंदर का जो सर्किट होता है। अब चलो इतना ही पकड़ लेते हैं फिलहाल, वायरिंग वगैरह, वायर वगैरह छोटे मोटे। अब ये हमारे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। अब क्या करोगे? बोलोगे सर अमेरिका से लाएंगे, चाइना से लाएंगे। मैं बोलता हूँ पूरी धरती पे अवेलेबल नहीं है। तो जब पूरी धरती पे ही ये रिसोर्सेज, ये रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप लैपटॉप बना पाओगे क्या? हालांकि ये धरती पे अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि साइंटिफिकली हमारा माइंड सिर्फ वही सोच सकता है जो हमारे आसपास नज़र आता है। इसको बोलते हैं मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब कि हम आसपास मटेरियल से घिरे हुए हैं। ये भी मटेरियल है, ये कपड़े भी मटेरियल है, सब कुछ मटेरियल ही है। और उसी का दिमाग में कॉम्बिनेशन बना के हम नई नई चीज़ें निकालते हैं। आज टी शर्ट देखो, कितने सारे टाइप के टी शर्ट मिलते हैं, अलग अलग कलर की मिलते हैं, अलग अलग पैटर्न की मिलते हैं, टॉप्स अलग अलग पैटर्न के मिलते हैं, जीन्स अलग अलग पैटर्न के मिलते हैं। तो क्रिएटिविटी है वो सब अलग अलग तरीके की। तो मोबाइलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, यहाँ पे लिखा है जो अवेलेबल होता है उसी में एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो आसपास अवेलेबल है उसी का कॉम्बिनेशन कुछ बनाकर कुछ नया कर देते हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं मान लो आपको क्या बोल सकते हैं, मिट्टी देता हूँ थोड़ा, मैं आपको 25-30 किलो मिट्टी दे देता हूँ, साथ में वाटर, और मैं बोलता हूँ आपको जो चाहिए वो बनाओ। तो आपको क्या लगता है, मैंने 10 लोगों को खड़ा किया, 10 लोगों को मिट्टी और पानी बांट दिया, तो क्या करेंगे? सब लोग एक जैसी चीज़ें बनाएंगे? सब लोग एक जैसी चीज़ें बनाएंगे नहीं ना।
सब लोग कुछ अलग अलग करेंगे, सबका दिमाग अलग अलग चलेगा। कोई हो सकता है मूर्ति बना दे, कोई गणेश जी की मूर्ति बना दे। अगर मान लो सबको, चलो मैं ये भी बोल देता हूँ कि आप लोग मूर्तियाँ बनाओ, तो मूर्ति भी सब लोग एक ही भगवान की नहीं बनाएंगे, अलग अलग भगवान की बनाएंगे। किसी किसी का मैच हो जाएगा, लेकिन मैच होने के बाद भी मान लो 2 लोग ने शंकर भगवान की मूर्ति बनाई, तो उनकी शंकर भगवान की मूर्ति अलग होगी, उनकी अलग होगी। पैटर्न बहुत सारे होते हैं ना अलग अलग। शंकर भगवान अकेले हैं, वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ हैं, पार्वती जी के साथ और गणेश जी के साथ, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, सभी के लिए सब कुछ अवेलेबल है दुनिया में, लेकिन एंटरप्रेन्योर उन्हीं चीज़ों में से कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं। उसी को कहते हैं मोबाइलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। चलो आगे चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, पहला है इनोवेशन। मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहली बात आती है इनोवेशन की, क्योंकि जब तक कुछ नया नहीं करोगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। नया का मतलब क्या है, आप नया नई प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, नया सर्विस नहीं जब तक बनाओगे, तब तक बिजनेस की बात होगी कैसे। जब मैं कुछ नया बनाऊंगा तब तो मैं मार्केट में उतरूंगा कि हाँ भाई मैंने कुछ नया बनाया है, इसको खरीदो। मैं कस्टमर्स को अप्रोच करूंगा, मैं नए नए लोगों को बताऊंगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बताऊंगा मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, मैंने कुछ नया बनाया है। तो सबसे पहले आएगा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन, यस। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन। तो वही बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके हम कुछ नया बनाएंगे, आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल करके, मटेरियल, रॉ मटेरियल, रिसोर्स का इस्तेमाल करके कुछ नया आइडिया, सर्विस, गुड्स कुछ तो बनाएंगे। और न्यू प्रोडक्ट अराइव इन द मार्केट, करेक्ट, यूजेस न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यस। आज के डेट में हर कंपनी चाहती है, हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि कुछ नया, जो भी मार्केट में नया आ रहा है उसको इस्तेमाल करें ताकि हम तेज़ी से आगे बढ़ें। डिस्कवर्स न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई, नए तरीके लोगों तक पहुंचाने के, गुड्स पहुंचाने के, रॉ मटेरियल ग्रैब करने के। ओपन अ न्यू मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और क्योंकि एंटरप्रेन्योर कुछ नया लेकर आता है तो नया मार्केट खुल जाता है। जैसे देखो, जब इंटरनेट आया होगा तो दुनिया के लिए नया मार्केट था वो। आज देखो इंटरनेट कितना बड़ा हब है, अरबों खरबों पता नहीं कितने रुपए का बिजनेस है आज इंटरनेट, बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी ने इंटरनेट बनाया ना, बनाया तो कैसे, मार्केट खोल दिया उसने। लैपटॉप बनाया तो नया मार्केट खुल गया, किसी ने एक्सेल बना दिया, नया मार्केट खुल गया। एक्सेल के अंदर किसी ने पेंटिंग डाल दी, पेंट, आज बहुत लोग पेंट कर लेते हैं। तो कुछ भी जब नया आता है तो एक नया मार्केट ओपन होता है, मार्केट प्रोडक्ट के लिए नया स्पेस बन जाता है, नई चीज़ें बन जाती हैं, राइट। इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। आज के बदलते दौर में जहाँ पे लोगों के टेस्ट अगले दिन ही बदल जाते हैं, और सिर्फ टेस्ट नहीं, इंसान भी बदल जाते हैं। आज इसके साथ घूम रहे, कल उसके साथ घूमेंगे आप सबको पता है, राइट। तो इतने फास्ट चेंजिंग दौर में एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही टफ चैलेंज होता है एक तरह से। वो क्या करता है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट में हमेशा काम करता है कि मार्केट में क्या नया चल रहा है, या मार्केट में क्या नया ला सकता हूँ, ताकि वो नया गुड्स या सर्विस लाकर नया गुड्स या सर्विस क्रिएट करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई रख सकें। क्योंकि आपको, मुझको, सबको पता है, हम लोग कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करें ना तो बोर हो जाते हैं। और ये इंसानों से सामान से लेके इंसानों तक दोनों में कॉमन है। इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि मोबाइल हो या कोई इंसान हो जिसके साथ हम रह रहे हैं, बोर ही हो जाते हैं। चलो इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल मैटर है, अगला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आई थिंक पहला समझ गए इनोवेशन। तो इनोवेशन कहाँ करना है, जो कस्टमर्स ऑलरेडी बनाए हैं उनके लिए कुछ नया क्रिएट करना है, और मार्केट में और कुछ नई लाने की चीज़ें, नया मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ सोचना, ये इनोवेशन में हो गया। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप में एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस को आगे लेके चलते हैं, बिजनेस प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं। तो क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए क्या है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि फ्री में तो हम नहीं कर रहे ना। कोई भी एंटरप्रेन्योर धर्मशाला ने तो नहीं खोला उसने, या समाज सेवा कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट के लिए। और हमने 11th में पढ़ा था कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसे की बात हो रही होगी, और जिसमें पैसे की बात हो रही होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो कुछ कमाता है, क्या, प्रॉफिट। एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर एज पर देयर नीड्स, यस। कभी भी जो प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, कस्टमर के हिसाब से बनाया जाता है। मैं क्या बेचना चाहता हूँ वो नहीं, कस्टमर क्या चाहता है खरीदना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। He feels the need to satisfy human wants as well as in exchange earn a better livelihood. Yes,
अगर मैं कल को एक बिज़नेस ओपन करता हूँ या मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ या मैं कोई और भी, चलो टीचिंग तो चलो एक थोड़ा सोशल एक्टिविटी हो गई, लेकिन अगर मैं कल कोई बिज़नेस ओपन करता हूँ तो मैं क्यों करूँगा बिज़नेस ओपन? प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए, नहीं कहता बेटर लाइवलीहुड। और उसके लिए हम क्या करूँगा, मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाऊँगा कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर्स को प्रोडक्ट दूंगा ताकि वो सेटिस्फाई हो पाए। वो सेटिस्फाई होंगे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, मेरी कमाई होगी, मेरी इनकम होगी, मेरी इनकम होगी तो मेरी जीवन शैली बदलेगी। इट इज़ अ सिस्टमेटिकली प्लान एक्टिविटीज़ एज पर द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। यस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक बिजनेस प्रोसेस है। बिजनेस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस आता है प्लानिंग। तो ऑलरेडी प्लान, हमने प्लानिंग में पढ़ा था, इसके पहले वाले लेक्चर्स आपने देखे होंगे। क्या पढ़ा था कि प्लानिंग में हम आगे एक साल क्या करने वाले हैं वो सब चीज़ सोच लेते हैं, सब स्टेप तैयार कर लेते हैं कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप यही है, ऑलरेडी प्लान एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया जाता है। हैंस एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, एक्स्ट्रा हैव्स टू बी कंसिडर टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। देखो ध्यान देना, थोड़ा मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। पॉइंट में बहुत सारे गहराइयाँ हैं और एक पॉइंट में ना बहुत गहराइयाँ होती हैं। मैं एक एंगल आपको बता देता हूँ। लिखा ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, जब वो कंपनी बना रहा है तो कई सारे यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। आई होप आपने यूटिलिटी पढ़ी होगी, चलो मैं इसको पहले मतलब बता देता हूँ। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कहीं और वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसको जब दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया तो उसकी वैल्यू क्रिएट हो गई। जैसे कि रेत होती है, रेत जिससे घर बनता है। तो रेत जब समुद्र किनारे पड़ा है, नदी किनारे पड़ा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे जीरो यूज़ है ना। लेकिन जैसे ही वो यूज़ उसको ट्रांसपोर्ट करके ऐसी जगह पे लेके जाया जाता है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे है, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। यूटिलिटी मत का मतलब क्या होता है, उस प्रोडक्ट की सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। नदी किनारे किसी काम का नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गया उसने घर बना दिया। रेत से क्या बन गया, घर। इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, लाइक जैसे छाता बारिश में काम आता है, गर्मी में भी काम आता है, ठंडी में कुछ खास काम नहीं आता। तो अगर टाइम पे कोई चीज़ मिले तो उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। और फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि पहले कुछ और था, उसके अंदर कुछ प्रोसेस करके उसको कुछ और बना दिया। जैसे कि खिचड़ी बनानी है आपको, तो आप क्या क्या लोगे, चावल, राइस, रॉ राइस, दाल और वाटर, हल्दी, ये सब मिक्स करके आप खिचड़ी बना दोगे। तो जो बन के तैयार हुआ उसको बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। यानी सिर्फ कच्चा चावल था तो हमारे किसी काम का नहीं था, कच्चा दाल भी किसी काम का नहीं था, जब उसको हम लोग खिचड़ी में कन्वर्ट कर दिए तो हमारे काम का है। चलो एक और एग्जांपल ले दो, जैसे ट्री। हालांकि ट्री के अपने बेनिफिट है। जब ट्री होता है तो यानी जब पेड़ होता है, खड़ा होता है ज़मीन पे, तो उसके अपने फ़ायदे, छाँव मिलती है, फल मिलते हैं। लेकिन जब इसको कट करके, इसको काट दिया, मान लो काट करके मैंने फर्नीचर बना दिया। फर्नीचर में क्या बना दिया, डोर बना दिया, बेड बना दिया, तो उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। यानी कि पहले कुछ और रूप था, उस रूप को चेंज करके हमने उसकी उपयोगिता बढ़ा दी, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग में ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं? इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। यस, जब एंटरप्रेन्योर कुछ नया सोचता है तो वो बिजनेस बनाता है उस चीज़ का, और बिजनेस बनाने के लिए क्या करता है, लैंड लेकर आता है, लेबर लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, यानी जो जो चीज़ें कहीं अनयूज पड़ी थी उन सबको इकट्ठा करता है। तो ये सारी यूटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे मान लो कोई बेरोजगार था, एंटरप्रेन्योर ने कुछ नया सोचा, उसको किसी आदमी की जरूरत पड़ी, बेरोजगार को काम मिल गया। तो ये प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी तीनों ही हो गया। समझ रहे मेरी बात? चलो, सो क्रिएटिव एक्टिविटी। यस, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है एंटरप्रेन्योर के बारे में कि भाई एंटरप्रेन्योर का फीचर क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो क्रिएटिव होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, प्रोसेस में क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ा कि भाई कस्टमर्स को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, हर 6 महीने में, साल भर में। तो नया कौन देगा? एंटरप्रेन्योर देगा। कैसे देगा? एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल करके, कुछ नया क्रिएटिव, कुछ नया लाके। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएटिविटी। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ अ बिगर चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आज मार्केट में, अगर चलो आप बच्चे हो, बहुत ज़्यादा छोटे हो, लेकिन चलो मैं फिर भी कहता हूँ कि आप सोचो कि आपको कुछ नया करना है, तो आप क्या नया करोगे? अब बहुत देर तक सोचोगे तो शायद तो भी नहीं सोच पाओगे कि मैं नया क्या दे सकता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी जो सोचोगे ऑलरेडी मार्केट में है। आप कुछ भी जो भी सोचोगे, मैं कहूँ आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो क्या बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन नया होना चाहिए।
तो आप सोच नहीं पाओगे, बिल्कुल सोच नहीं पाओगे। नामुमकिन है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत नॉलेज और भी आपको ग्रेजुएशन और आगे MBA या और भी कुछ अकाउंट वगैरह मतलब जो भी कुछ है CA वगैरह एक मुकाम पे पहुँचोगे तो आपके दिमाग के जो खिड़की होती है मैच्योरिटी वाली वो खुलेगी। और उसके अलावा बहुत सारा दुनियादारी का हमें नॉलेज मिलता है। उस नॉलेज के बाद हम कुछ सोच पाते हैं कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, ये यहाँ मिलता है वो वहाँ मिलता है, और उसके हिसाब से हम डिसीजन ले पाते हैं। अभी तो आप बहुत बच्चे हो, खेल कूद में परेशान रहोगे, राइट, तो आप अभी नहीं सोच पाओगे। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है जबकि वो मेच्योर होता है, लेकिन उसके लिए भी एक बिग चैलेंज होती है। कुछ भी नया समथिंग प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ अ बिग चैलेंज। दस क्रिएटिविटी इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर वो क्रिएटिव नहीं है तो बिजनेस पक्का डूबेगा। मैनेजरियल स्किल इन लीडरशिप, यस, एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है भैया। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही लीडर। मैनेजरियल स्किल, पॉजिटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटर, ये सब किस में होता है? एंटरप्रेन्योर में। और वो जो काम कर रहा है वही एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आ जाता है? मैनेजरियल स्किल भी आ जाती है और लीडरशिप भी। यानी उसके अंदर बहुत अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, स्किल, बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए मैनेज करने की। ऐसा ना हो कि कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तुरंत भड़क जाए। पता है ना, बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं, ओनर मैनेजर भी ऐसे होते हैं बहुत सारे, कि एम्प्लॉय पे तुरंत भड़क जाते हैं। जबकि आपको एम्प्लॉय को बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा होना ना बहुत जिम्मेदारी काम होता है। अगर आप घर में बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो या जैसे माँ बाप होगा तो बहुत जिम्मेदारी काम होता है उनका। वैसे कोई बड़ा पोस्ट मिला है आपको तो बहुत जिम्मेदारी काम होता है। तो आपके अंडर काम कर रहे हुए लोग आपकी इज्जत करें, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत स्किल चाहिए होती है। तो एंटरप्रेन्योर को भी बहुत मैनेजरियल स्किल चाहिए होती है, क्योंकि उसके अंडर में कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है, हमेशा आगे खड़ा रहे। ऐसा ना हो कि कुछ भी दिक्कत आ रही तो मैनेजर और ओनर पीछे खड़ा है, एंटरप्रेन्योर पीछे खड़ा है, और सिपाही आगे हैं। वो जंग के मैदान में कभी गए ना, सेनापति हमेशा आगे होता है, और अगर राजा है तो राजा आगे होता है और फिर ऑर्डर देता है या जो भी चीज़ें करता है। समझ रहे हो? आई होप समझ गया। तो मैनेजरल स्किल होनी चाहिए और लीडरशिप, या होनी क्या चाहिए, हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक। तो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ होती है वहाँ पे मैनेजरल स्किल होती है और लीडरशिप होती है, बात खत्म। अगला है स्किलफुल मैनेजमेंट। हालांकि ये मैनेजरल स्किल और स्किलफुल मैनेजमेंट दोनों सेम ही लग रहा है, राइट। द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको आप अपने घर से भी कनेक्ट करके देख सकते हो। अगर घर का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यानी काम बांटा नहीं हुआ है सही से, घर में अगर 4 बहनें हैं या 2 भाई 2 बहनें हैं, इवन एक भाई एक बहन भी है, या एक बहन है, कितने भी लोग रहें 2 बच्चे, अगर काम नहीं बटा है ना तो हम घर में झगड़ा होगा, हमेशा घर में झगड़ा होगा। झगड़ा मतलब लड़ते रहेंगे आपस में, ये मैं नहीं करूँगा, वो उसको बोलो करने के लिए, दीदी बोलेगी ये मैं नहीं करूँगी, वो हमेशा बैठे रहता है मोबाइल में चलाते रहता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। घर में यही चलता है ना सब। ये क्यों होता है? क्योंकि काम बांटा नहीं गया है, या फिर हम काम लेना ही नहीं चाहते, यानी हम अच्छे लीडर बनना ही नहीं चाहते। लीडर कौन होता है? जो जिम्मेदारी लेता है कि मैं ही करूँगा, पूरा करूँगा, टाइम पे करूँगा, अच्छे से करूँगा। तो जो ऐसी जिम्मेदारी लेगा, यानी उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्रिएट होगी। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्किलफुल मैनेजमेंट क्रिएट हो जाएगा, यानी वो पूरे घर को संभाल पाएगा। अगर यहाँ पे बिजनेस से रिलेट करूँ तो एंटरप्रेन्योर पूरे बिजनेस को संभाल लेता है। और लिखा है ना, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, प्लान करना, अपने लोगों को मोटिवेट करना, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, सामान घर में क्या है वो देखना, फिर बाजार से लाना, अरेंज करना, सब कुछ आ जाता है। सो विथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर्स एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी। यस, तो अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि टाइम, देखो एक होता है घरेलू व्यवहार और एक होता है प्रोफेशनल व्यवहार। कोई पिता है और उसका बच्चा है, पिता प्रोफेसर है और बच्चा जहाँ पे पिता पढ़ाता है वहीं पे स्टूडेंट है। तो जब वो लोग कॉलेज में जाएंगे ना तो प्रोफेसर और स्टूडेंट की तरह रहेंगे, क्योंकि वहाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब घर पे आएंगे तो एकदम दोस्त की तरह रहेंगे, बाप बेटी की तरह रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में स्किल। जब ये दोनों चीज़ें होती है तो एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी आगे बढ़ती है, राइट। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। ये भी हमने पढ़ा था। एंटरप्रेन्योर का पहला मीनिंग यही था, इनोवेशन करना और रिस्क लेना, मार्केट में उतरने का, मार्केट में नए प्रोडक्ट बेचने का, नए कस्टमर्स को समझाने का। ये तो रिस्क ही है ना। आपने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई और आप मार्केट में बेचने जा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। अभी ये जो आपके हाथ में लैपटॉप या मोबाइल ही पकड़ लो, जब पहली बार मोबाइल या लैपटॉप किसी ने बनाया होगा, सोचो उसने कितनी मेहनत करके बेची होगी।
कितने लोगों को समझाया होगा। आपको लगता होगा बहुत आसान होता है, लेकिन आसान नहीं होता है। जब भी मार्केट में कुछ नया आता है ना, बहुत सारी कंपनियां चालू होती ही बंद हो जाती है, हमें आज तक नहीं पता। हमें सिर्फ उन कंपनियों के नाम पता है जो फेमस हो चुकी हैं। अब गिनो, अब नाम से गिनो, मुश्किल से मैं कहता हूँ 20 से ज़्यादा कंपनी के नाम नहीं गिन पाओगे ढंग से अगर देखा जाए तो। 20 मैं बोलता हूँ 50, लेकिन हज़ारों लाखों में कंपनियाँ इंडिया में काम करती हैं। इतने सारे नाम, इतने सारे अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन हमें नाम कितने याद है? 50 मुश्किल 100 में 50 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो रिस्क बेयरिंग क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप में हमें रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, और नया क्रिएट करते हैं तो मार्केट में समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, डेमो देना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इट्स इनकैलकुलेबल। यस, बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है रिस्क। कैसे है कि जब आप बिजनेस ओपन करते हो तो कोई गारंटी नहीं होती बिजनेस चलेगा। आपका मन पॉजिटिव रहता है, मार्केट पॉजिटिव नहीं है। अब 10 लोगों को अप्रोच करोगे तो जाके कोई एक हाँ मतलब कोई कस्टमर खरीदता है या टेस्ट करता है। वरना जो दुनियादारी में मार्केट का जो नज़रिया होता है ना, पहले निगेटिव से स्टार्ट होता है। दुनिया में कहीं भी जाओगे तो लोग पहले ना निगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, यानी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो जब प्रोडक्ट को देखेंगे, यूज़ करेंगे, तब जाके उनको भरोसा होता है हाँ प्रोडक्ट अच्छा है। और कोई नहीं कहता बिजनेस चालू करते वक्त कि डूबेगा तो मैं पैसा भरूंगा, ऐसा कोई नहीं कहता। डूबेगा तो पक्का डूबेगा, ऐसा ही है। तो इसलिए इनकैलकुलेबल होता है, मतलब कितना नुकसान होगा किसी को नहीं पता होता बिजनेस में। एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बायस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइसेस। यस, कहने का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर यानी वो मालिक जो बिजनेस चालू कर रहा है, कुछ नया लेकर आया है, वो क्या करता है? वो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको अरेंज करता है, इनके लिए पैसा खर्च करता है। वही लिखा है, बायस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइसेस। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट। और इन्हीं सब का इस्तेमाल करके क्या करता है? वो एक नया प्रोडक्ट बनाता है। टू सेल देम एट अ अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर, और उनको फ्यूचर में अलग अलग प्राइसेस पे बेचता है, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस जो होते हैं फिक्स नहीं होते हैं। समय के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, यानी लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर कितने लैंड जो है कितने अमाउंट में मिल रहे हैं, उसका हिसाब किताब जोड़कर फिर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। दे टू आर रिस्क बेयरिंग एजेंट्स इन प्रोडक्शन। तो कितना बोलते हैं ना, यूनिक पॉइंट लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो कितना बड़ा रिस्क लेता है। वो लैंड खरीदता है, लेबर खरीदता है, यानी लेबर अरेंज करता है, जिनको सैलरी देता है, एम्प्लॉय अरेंज करता है, फर्नीचर खरीदता है, पूरी बिल्डिंग बनाता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, मशीनरीज खरीदता है। इतना सारा खर्चा करने के बाद भी उसको श्योरिटी नहीं होती कि प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। ऐसे बहुत सारी मोबाइल कंपनियाँ आई गई, बहुत सारी कंपनियाँ आती जाती हैं, राइट? लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। लास्ट है गैप फिलिंग फंक्शन। गैप का मतलब यहाँ पे जैसे कि पहुँचना था ए, लेकिन अभी तक पहुँचे हैं, चलो इसको ऐसे नहीं, इसको पहुँचना था मान लो 10, अभी तक पहुँचे हैं 7 पे। कितने का गैप है? 3 का। तो ये गैप फिल करने का काम भी किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने पढ़ा कि हम शुरू में क्या करते हैं प्लानिंग, कि हम 1 करोड़ रुपए साल के एंड में कमाएंगे। साल का एंड होता है मार्च में। जनवरी में मैंने देखा कि यार 70 लाख हो चुके हैं, 1 करोड़ होने के लिए कितना चाहिए? 30 लाख और। तो मैं ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश करूंगा कि भाई 2-3 महीने ही बचे हैं, कैसे भी गैप कंप्लीट करूं। ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? हम गैप को भी फिल करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गैप फिलिंग। इट इज द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप और मेक अप द डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है वही गैप, जो भी कमी है, विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर प्रोडक्शन कम हुआ है, सेल कम हुआ है, या जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेगा और वो गैप को फिल करेगा। सीधी सी बात यही, कमी जो भी कमी है उसको पूरा करेगा ताकि बिजनेस का गोल अचीव हो पाए। ठीक है, तो देखो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी इतनी ही थी। आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट समझ में आया होगा और बेहतर से आपने समझा होगा। आगे जो है वो एक इन्फॉर्मेशन है, लाइक जैसे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स होती है। आप आजकल तो देख रहे हो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई सारे लोग हैं जो बिजनेस कोचेस हैं, यानी वो टीचिंग करते हैं, एक तरह से बिजनेस के बारे में बताते हैं। बहुत सारे बिजनेस मैन आते हैं, बैठते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, आप तो देखते रहोगे। तो ये जैसे अगर एंटरप्रेन्योरशिप यानी आपके अपने अंदर मालिकाना सोच बढ़ानी है,
नौकरी करने से ज़्यादा बिजनेस करें, ऐसा माइंडसेट बनवाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग सरकार भी देती है और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के थ्रू। तो ये सब आप पढ़ लेना, ये सब सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना, ये सारी इन्फॉर्मेशन, इससे कुछ भी बेसिक नहीं है इसमें। जैसे देखो ये रिसेंट इनिशिएटिव्स जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा की गई है वो है स्टार्टअप इंडिया। यानी इसमें जब नई सरकार 2014 में बनी, जैसे मोदी जी का कहा जा रहा है, तो उनके दौर में स्टार्टअप इंडिया के दौर, ये जो नया स्कीम चला है, नया दौर चला, जिसमें उन्होंने मालिक बनने की प्रायोरिटी ज़्यादा रखी। यानी लोगों को कहा कि आप नौकरी के पीछे नहीं, नौकरी बनाने के पीछे भागो। यानी आपके पास कुछ नया आइडिया है, नई बातें हैं, नई चीज़ें हैं, तो आप आओ, सरकार आपको हेल्प करेगी फाइनेंशियली। तो देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स चालू किए गए हैं अब इंडिया में, ठीक ना। ये है एक और स्कीम स्टैंड अप इंडिया, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, ठीक है। मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इन्फॉर्मेशन आप खुद पढ़ सकते हो। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मतलब आपको पता नहीं चले देश में क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आई थिंक हो गया ना कि और है। हाँ, एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लो क्या है। हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर, ये है एंटरप्रेन्योर्स। दोनों में स्लाइटली सा फ़र्क है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है कि दोनों ही कुछ नया सोचते हैं, नया क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं, नया प्रोडक्ट, नया सर्विस बनाने की कोशिश करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है खुद ओनर होता है बिजनेस का, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एम्प्लॉय होता है, जिसे ये अधिकार दिया गया रहता है, अथॉरिटी दी गई रहती है और सपोर्ट मिला रहता है कंपनी से कि भाई आप कुछ नया इनोवेट करो, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया दो। यानी उसको वही काम दिया जाता है कि कुछ नया सोचो, नया क्रिएटिविटी कुछ क्रिएट करो, नए सर्विस बनाओ, नए प्रोडक्ट बनाओ, नए डिज़ाइन लाओ, नया फ्लेवर लाओ, उसको वही काम दिया गया रहता है। होता तो एम्प्लॉई है, लेकिन उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया रहता है। तो जो बेसिक काम है वही है, एंटरप्रेन्योर की तरह है, ऑन इनोवेशन एंड क्रिएटिव आइडिया, जो कि एंटरप्रेन्योर भी करता है। तो यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि एम्प्लॉई है एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर खुद उसका ओनर होता है बिजनेस का, ठीक है। चलो, तो ये इस चैप्टर में इतना ही था। अगला हम यहाँ पे इसे एंड करेंगे, और अगला हमारा चैप्टर कौन सा है? हाँ, बिजनेस सर्विसेज। तो इसे हम अगली बार स्टार्ट करेंगे। चलो फिर तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं बाद में।